हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज जीव विज्ञान सेट 2 के अंतर्गत जीव विज्ञान के 70 प्लस महत्वपूर्ण प्रश्नों की प्रैक्टिस करेंगे जो पेट, आरओ, एसएससी और सभी वनडे एग्जाम्स के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण हैं। तो आइए बिना देर किए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास और देखते हैं प्रश्नों को। सत्तर प्रश्नों को हम सेट 1 में ही देख चुके हैं, तो आइए उससे आगे 71 से देखते हैं। कुत्ते के काटने से कौन सा रोग फैलता है? यानी कि जब डॉग बाइट करता है, कुत्ता काट लेता है, तो उससे कौन सा रोग फैलता है? कुत्ते के काटने से रेबीज नामक रोग फैलता है। कौन सा? तो रेबीज नामक एक रोग फैलता है कुत्ते के काटने से। सेब में कौन सा तत्व अधिक पाया जाता है? सेब में जो है कौन सा तत्व अधिक पाया जाता है पूछ रहा है। तो सेब में जो है लोहा, आयरन जो है ज़्यादा पाया जाता है। आप लोगों ने देखा होगा कि जब सेब काटिए और काट करके कुछ मिनट के लिए, जैसे 5 मिनट के लिए आप छोड़ दिए उसको ना खाएं, तो क्या हो जाता है? काला ब्राउन पड़ने लगता है। वो क्या पड़ने लगता है? ब्राउन, भूरा रंग में होने लगता है। क्यों? क्योंकि यही जो लोहा होता है, आयरन होता है, उसकी अधिकता की वजह से ही सेब क्या होने लगता है? भूरा पड़ने लगता है। अगला प्रश्न देखते हैं। ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्रायः किसका उपयोग करती है? यानी कि ऊर्जा के उत्पादन के लिए जो ह्यूमन कोशिका है, मानव कोशिका है, वह किसका उपयोग करती है? तो ग्लूकोज का। किसका? ग्लूकोज का उपयोग करती है ऊर्जा उत्पादन के लिए। जो हमारे सेल्स होते हैं, कोशिकाएं होती हैं, वह ग्लूकोज का उपयोग करती हैं। पेप्सिन नामक एंजाइम शरीर की किस क्रिया में सहायता करता है? ये एंजाइम है कौन सा? पेप्सिन एंजाइम है। याद रखना है, पूछ सकता है ये भी कि पेप्सिन क्या है। तो पेप्सिन एक एंजाइम है। पूछा हुआ है ये प्रश्न सारे। पेप्सिन हो गया, रेनिन हो गया, ट्रिप्सिन हो गया, ये सारे एंजाइम्स हैं और इनके बारे में पूछा गया है। तो पेप्सिन क्या है? एक एंजाइम है और यह शरीर की किस क्रिया में सहायता करता है? तो पेप्सिन जो है पाचन में, यानी कि भोजन के पाचन में यह पेप्सिन नामक एंजाइम क्या करता है? सहायता करता है। एक प्रश्न और बनता है कि भोजन के पाचन में एंजाइम या फिर प्रोटीन कौन सहायक होते हैं? तो एंजाइम सहायक होते हैं, प्रोटीन नहीं। देखते हैं अगला प्रश्न। मानव शरीर का कौन सा अंग रक्त शुद्धिकरण के लिए उत्तरदायी है? यानी कि ह्यूमन बॉडी का ऐसा वह कौन सा अंग है जो क्या करता है? ब्लड को प्योरीफाई करता है, रक्त को शुद्धिकरण करता है। तो कौन सा होता है वह? कौन सा होता है? तो वृक्क। वृक्क जिसे हम क्या कहते हैं? किडनी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे हम किडनी भी कहते हैं। इसे हम किडनी भी कहते हैं। और यही किडनी जो होती है, यही वृक्क जो होता है, ये क्या करता है? ब्लड का प्यूरीफायर करता है। एक प्यूरीफायर है यह। ह्यूमन बॉडी का जो है क्या है? रक्त के लिए प्यूरीफाई का काम करता है। जैसे आरओ पानी को प्योरीफाई करता है, उसी तरह यह वृक्क या किडनी क्या करता है? हमारे रक्त को, ब्लड को प्योरीफाई करता है। शरीर के अंगों से हृदय तक अशुद्ध रक्त ले जाने वाली वाहिनियां क्या कहलाती हैं? यानी कि जो शरीर के अंगों से हृदय तक, कहाँ से? देखना है प्रश्न को ध्यान से कि शरीर के अंगों से हार्ट तक की बात कर रहा है। हार्ट से पूरे शरीर में नहीं। हार्ट से अगर पूरे शरीर की बात करें तो क्या, मैंने आपको हार्ट पढ़ाया था अगली इसके पहली क्लास में, उसमें आप देख सकते हैं कि अरोटा जो महाधमनी थी, अरोटा महाधमनी ऐसे सीधे थी ना हार्ट में ऐसे, और यहाँ से क्या हो रहा था? पूरे शरीर में प्योरीफाई ऑक्सीनेटेड ब्लड जो है पूरे शरीर में जा रहा था, अरोटा से या महाधमनी से जा रहा था। लेकिन अभी प्रश्न में क्या कह रहा है कि शरीर के अंगों से अशुद्ध रक्त, यानी कि जो शरीर के अन्य अंग है वहाँ से अशुद्ध रक्त ले जाने वाली वाहिनियाँ कहलाती क्या हैं? तो ये सिराएं कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? सिराएं, यानी कि वेंस, इसे वेंट्रिकल भी कहते हैं। ये वेंट्रिकल्स कहलाती हैं। आर्टरीज क्या करता है? तो आर्टरीज यानी कि धमनियाँ जो क्या करती है? हमारे शरीर में शुद्ध रक्त का संचरण करती हैं धमनियाँ। बट अशुद्ध रक्त हमारे शरीर से हृदय तक कौन लेके जाता है? तो ये सिराएं यानी कि वेंट्रिकल्स लेके जाती हैं। हृदय से शरीर के अंगों तक शुद्ध रक्त ले जाने वाली वाहिनियाँ क्या कहलाती हैं? देखिए अब अगला ही प्रश्न दे दिया कि अभी ऊपर वाले प्रश्न में था शरीर के अंगों से हृदय तक अशुद्ध रक्त, यानी कि डी अशुद्ध रक्त को हम डीऑक्सीनेटेड ब्लड कहते हैं। तो ये कौन ले जा रहा था? वेंट्रिकल्स ले जा रही थी, सिराएं ले जा रही थी। लेकिन इस प्रश्न में दिया है
कि हृदय से यानी कि हार्ट से शरीर के अंगों तक शुद्ध रक्त कौन लेके जाता है, तो धमनियाँ लेके जाती हैं। और हम उस धमनी को क्या कहते हैं, महाधमनी थी ना, महाधमनी। ये महाधमनी जो थी, यही अरोटा हमारे पूरे शरीर में शुद्ध रक्त का संचार करती है। देखिए इसमें फिगर भी है, तो फिगर से एक बार समझ लेते हैं। ये क्या हो गई हमारी, यही है हमारी क्या, अरोटा है, यही महाधमनी है। अरोटा यानी कि महाधमनी है। और ये महाधमनी क्या करती है, तो ये ऑक्सीनेटेड ब्लड जो है हमारे क्या करती है, ऑक्सीनेटेड आरबीसी यानी कि आरबीसी को हमारे पूरे शरीर में लेके जाती है अरोटा। लेकिन पूछा एक और प्रश्न देखते हैं हम, यहाँ पूछा था कि हृदय से शरीर के अंगों तक शुद्ध रक्त ले जाती है। हृदय से जो है शरीर के अंगों तक तो अरोटा यानी कि धमनी लेके जाती है। लेकिन ऊपर वाले प्रश्न में एक और था कि हमारे पूरे शरीर से जो है अशुद्ध रक्त हृदय तक कौन लेके जाता है, तो ये वेंट्रिकल्स लेके जाती हैं। कौन लेके जाते हैं, वेंट्रिकल्स यानी कि सिराएं। देखिए राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल्स, ये वेंट्रिकल्स क्या करती हैं, तो ये जो राइट वेंट्रिकल है ये डीऑक्सीनेटेड ब्लड लेके जाता है। कैसा, डीऑक्सीनेटेड ब्लड लेके जाता है ये राइट वेंट्रिकल। अब यहाँ पे आते हैं, एक और अपवाद स्वरूप एक क्वेश्चन बनता है कि धमनियाँ क्या करती हैं, सामान्यतः धमनियाँ आर्टरीज जो है ऑक्सीनेटेड यानी कि शुद्ध रक्त का संचार करती हैं। लेकिन एक पल्मोनरी आर्टरी यानी कि फुफ्फुस धमनी से कहते हैं हिंदी में, यानी कि ये जो पल्मोनरी आर्टरी है ये क्या लेके जाती है, डीऑक्सीनेटेड ब्लड लेके जाती है, अशुद्ध रक्त लेके जाती है। ये अपवाद है, क्योंकि सामान्यतः धमनियाँ जो हैं क्या लेके जाती हैं, शुद्ध रक्त ले जाती हैं। ठीक है, आई होप आपको ये सब चित्र समझ में आया होगा कि हृदय में कितने, ये भी प्रश्न बनता है, हृदय में कितने चेंबर होते हैं, तो 4 चेंबर होते हैं। देखते हैं ऊपर क्या है, तो राइट आर्ट्रियम है यानी कि राइट आर्टरी हो गई, और ये क्या है, राइट वेंट्रिकल हो गया यानी कि सिराएं हो गई, दाहिना सिरा। और ये क्या है, दाहिनी धमनी हो गई। लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट क्या है, ये आर्टरी है, लेफ्ट आर्टरी यानी कि बायां धमनी हो गया। और ये क्या है, लेफ्ट वेंट्रिकल यानी कि बाएं सिराएं हो गई। ये 4 चेंबर होते हैं ह्यूमन हार्ट में। आगे देखते हैं, एक सामान्य युवा मनुष्य में रक्तचाप कितना होता है, यानी कि एक सामान्य जो युवा मनुष्य है उसका रक्तचाप यानी कि ब्लड प्रेशर कितना होना चाहिए, कितना होता है, तो कितना होता है 80/120 mm। कितना होता है, तो 80/120 mm यानी कि कम से कम 80 होना चाहिए और अधिक से अधिक 120 होना चाहिए। अब देखिए कभी कभी क्या करता है, ऐसे लिख के दे देता है 120 और 80, तो क्या ये सही है, ये पूर्णतः गलत है, ये गलत है। और ये क्वेश्चन ऐसा बना हुआ है, इसीलिए हमेशा याद रखिएगा कि 80/, कितना होना चाहिए, 120 mm होना चाहिए, यानी कि कम से कम 80 और अधिक से अधिक 120। 120 से ऊपर जाएगा तब भी क्या हो जाएगा, मनुष्य को उसका रक्तचाप बढ़ जाएगा, और 80 से कम हो जाएगा तो उसका रक्तचाप क्या होगा, नीचे गिर जाएगा, जो कि दोनों ही स्थिति ठीक नहीं है। इसीलिए सामान्यतः कितना होना चाहिए, 80 और 120 mm होना चाहिए। आगे देखते हैं, मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली को क्या कहते हैं, यानी कि जो मानव मस्तिष्क होता है उसकी बाहरी झिल्ली को क्या कहते हैं, इसे ड्यूरामीटर कहते हैं। क्या कहते हैं, ड्यूरामीटर कहते हैं। मानव शरीर में रक्तचाप किससे नियंत्रित होता है, यानी कि जो मानव बॉडी है, ह्यूमन बॉडी है, उसमें ब्लड प्रेशर को नियंत्रित किससे किया जाता है, तो कौन सी ग्रंथि है, यह एक ग्लैंड है, अधिवृक्क ग्लैंड। कौन सी है, अधिवृक्क ग्लैंड है, जो कि क्या होती है, वृक्क ग्रंथि यानी कि जो हमारी किडनी होती है, इस किडनी के ठीक ऊपर होती है। ये किडनी मान लीजिए हमारी क्या हो गई, ये किडनियाँ हो गई, और इस किडनी के ही क्या होती है, ठीक ऊपर ही क्या होती है, यहाँ पे, यहीं पे किडनी के ऊपर क्या होता है, तो ये जो है अधिवृक्क ग्रंथि किडनी के ऊपर ही होती है। थायराइड ग्रंथि का स्थान कहाँ है, यानी कि जो थायराइड ग्लैंड है हमारा, उसका स्थान कहाँ पे होता है। हमने बहुत पढ़ा है थायराइड ग्लैंड के बारे में कि यहाँ से थायरॉक्सिन नामक हार्मोन निकलता है। ये भी है कि थायराइड ग्लैंड से क्या निकलता है, हार्मोन, एंजाइम नहीं निकलता, यहाँ से हार्मोन निकलता है, थॉरक्सिन। कौन सा, थायरॉक्सिन नाम का एक हार्मोन निकलता है। और ये थायराइड ग्लैंड पाया कहाँ जाता है, तो आइए इसको हम देख लेते हैं, समझ लेते हैं, क्योंकि हमने पढ़ा बहुत है इसके बारे में। तो ये थायराइड ग्लैंड कहाँ पाया जाता है, गले में पाया जाता है। अब समझते हैं इसको चित्र के माध्यम से। ये जो है हमारा गला, देखते हैं गले के अंदर यही जो हमारा क्या है, ये जो दिख रहा है हल्के पिंक में, यही जो है थायराइड ग्लैंड है।
यहाँ पे, और ये थायराइड ग्लैंड है। अच्छा, आजकल जो है सामान्यतः किसी भी मतलब 50 या 60% लोग थायराइड बीमारी से क्या हैं, ग्रसित हैं। और क्यों, क्या होता है ये थायराइड नामक बीमारी? तो जो थायराइड नामक बीमारी है ये गले में, समझ में आ गया कि थायराइड ग्लैंड जो है गले में पाई जाती है, यही है वो ग्लैंड। लेकिन क्या होता है यहाँ दोनों तरफ, यहाँ पे और यहाँ पे, जब थायराइड ग्लैंड में सूजन हो जाती है, क्या हो जाता है, जब इसमें सूजन हो जाती है तो इसी से क्या होता है, यह ग्रंथि गले में क्या दिक्कत करने लगती है। और इससे दो स्थिति होती है, जब इसमें सूजन हो जाती है तो इसकी दो स्थितियाँ बनती है। एक तो हो जाता है जिसे हाइपोथायरिज्म कहते हैं, हाइपोथायरिज्म हो जाता है, जिसमें क्या होता है, मनुष्य का वेट एकदम से इंक्रीज होने लगता है, वेट बढ़ने लगता है, और डाइजेशन सिस्टम क्या होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम खराब हो जाता है। और एक होता है उसमें क्या होता है कि वेट लूज होने लगता है, यानी कि इंसान का वेट लगातार लूज होता रहता है, होता रहता है। तो ये थायराइड ग्लैंड क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ऐसे नहीं कि थायराइड ग्लैंड, पहली चीज़ पहला प्रश्न पूछा गया है कि थायराइड ग्लैंड पाया कहाँ जाता है, तो गले में। अच्छा, थायराइड ग्लैंड से क्या निकलता है, हार्मोन निकलता है। कौन सा हार्मोन निकलता है, तो थायरॉक्सिन नाम का हार्मोन निकलता है। और जब थायराइड ग्लैंड में सूजन हो जाती है तो जिसमें वेट बढ़ता है, ऐसा रीज़न दे के पूछा था कि जिसमें वेट इंक्रीज होने लगे उसको हम क्या बोलते हैं, हाइपोथायरिज्म बोलते हैं। यानी कि इसमें क्या होता है, वेट लगातार व्यक्ति भीमकायता का शिकार हो जाता है, जैसे ग्रेट खली थे वैसी बॉडी हो जाती है इंसान की। अगला प्रश्न देखते हैं, मनुष्य के शरीर की सर्वाधिक शक्तिशाली पेशी कौन सी है? यानी कि जो मनुष्य का ह्यूमन बॉडी है उसका सर्वाधिक शक्तिशाली पेशी कौन सा है, तो जबड़े की। कौन सी पेशी है, जबड़े की, जिससे मनुष्य क्या करता है, पता नहीं कितना फूड क्या करता है, चबा जाता है, खा जाता है इंसान। यानी कि मनुष्य के शरीर की सर्वाधिक शक्तिशाली पेशी अगर कोई है तो कौन सी है, जबड़े की पेशी है जो सर्वाधिक शक्तिशाली पेशी है। नेत्रदान में आँख का कौन सा भाग प्रयुक्त किया जाता है? यानी कि जब कोई व्यक्ति नेत्रदान करता है तो उसमें जो है आँख का कौन सा भाग प्रयुक्त किया जाता है? तो देखिए दो चीज़ें होती है, एक तो आँख में क्या होता है, हमारा रेटिना होता है, आँख में लेंस भी होता है, और क्या कॉर्निया होता है। तो रेटिना नहीं बल्कि क्या, रेटिना पर तो चित्र बनता है, रेटिना पे क्या होता है, चित्र बनता है, फिगर बनता है। लेकिन दान क्या किया जाता है, तो कॉर्निया को हम दान करते हैं। अगर नेत्र दान करें तो उसमें क्या दान किया जाएगा, कॉर्निया वाला भाग जो है दान किया जाएगा। आँख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? यानी कि आँख के जो किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, तो मैंने बताया किस पर, रेटिना पर जो है इसका चित्र या फिर प्रतिबिंब बनता है। लेकिन दान हम क्या करते हैं, कॉर्निया को दान करते हैं। मानव शरीर का सामान्य ताप कितना होता है? ये प्रश्न को है मोस्ट इम्पॉर्टेंट कर लीजिए, क्योंकि ये है तो हल्के प्रश्न, लेकिन क्या परीक्षाओं में अक्सर गलतियाँ हो जाती हैं। जब 4 ऑप्शन आते हैं, एकदम क्लोज ऑप्शन बन जाते हैं, वहाँ पे दिक्कत हो जाती है। मानव शरीर का सामान्य ताप कितना होता है? तो देखिए पहले हम डिग्री सेल्सियस में देखेंगे। किस में देखेंगे, डिग्री सेल्सियस में। कितना होता है, 36.9 डिग्री सेल्सियस। कितना, तो 36.9 डिग्री सेल्सियस होता है। और अगर हम फ़ारेनहाइट में देखते हैं, किसमें, डिग्री फ़ारेनहाइट में देखते हैं, तो कितना होता है, 98.6 फ़ारेनहाइट। कितना, 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। और डिग्री सेल्सियस में 36.9 डिग्री सेल्सियस होता है। दोनों न्यूमरल्स को आप याद रखेंगे, दोनों अंकों को, क्योंकि परीक्षा में 1 नंबर दिला सकते हैं आपको। आगे देखते हैं, मानव का मस्तिष्क लगभग कितने ग्राम का होता है? यानी कि जो मानव का मस्तिष्क होता है वह लगभग कितने ग्राम का होता है? तो कितना होता है, लगभग 1350 ग्राम। दो चीज़ें हैं, कुछ लोगों को लगेगा कि यह ऑप्शन ही गलत है। नहीं, 1350 ग्राम किसका होता है, तो फीमेल का होता है। और ऑलमोस्ट 1400 कितना होता है, तो 1400 किसका होता है, मेल का होता है। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन इसको लगाएंगे, ठीक है, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन लगाएंगे इस क्वेश्चन को कि मानव शरीर का मस्तिष्क कितने ग्राम का होता है। तो अगर फीमेल्स में देखें तो 1350 ग्राम का होता है, और मेल में कितना होता है, 50 ग्राम अधिक, यानी कि 1400 ग्राम होता है मेल में। शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? यानी कि मानव शरीर में हीमोग्लोबिन क्या करता है, एचबी। हीमोग्लोबिन को हम किससे डिनोट करते हैं, एचबी से। तो हीमोग्लोबिन जो है मानव शरीर में क्या करता है, तो ऑक्सीजन का परिवहन करता है। और ये प्रश्न यूपी SSSC के आर 2017-18 में ये प्रश्न पूछा गया था कि क्या है, शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है,
तो ऑक्सीजन का क्या करता है, परिवहन करता है हीमोग्लोबिन। कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है, यानी कि ऐसा कौन सा विटामिन है जो वाटर सोल्यूबल है, यानी कि वाटर पानी में घुल जाता है। तो कौन घुल जाता है, विटामिन बी। विटामिन बी क्या होता है, तो वाटर सोल्यूबल है, यानी कि पानी में घुल जाता है, विटामिन बी है। और विटामिन सी भी, यानी कि एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं इसको, ये भी क्या होता है, वाटर सोल्यूबल होता है। विटामिन बी और विटामिन सी ये दोनों क्या होते हैं, तो जल में घुलनशील होते हैं, वाटर में सोल्यूबल होते हैं। इसको याद रखिएगा। एक सामान्य मनुष्य में कितना रक्त होता है, एक सामान्य मनुष्य में कितना लीटर रक्त होता है, तो 4 से 5 लीटर। कितना, 4 से 5 लीटर रक्त एक सामान्य मनुष्य में होता है। मनुष्य में बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र क्या है, मनुष्य में बुद्धि चतुराई का केंद्र क्या है, तो सेरिब्रम। क्या है, सेरिब्रम। इसी सेरिब्रम से व्यक्ति क्या करता है, तो विचार करता है, चिंतन करता है। जो भी चिंतन है, चिंतन, तर्क, सोचना, ये सभी क्या है, ये सब व्यक्ति कहाँ करता है, गुणा भाग, ये सब व्यक्ति कहाँ करता है, इसी सेरिब्रम में करता है। तो इसीलिए मानव मस्तिष्क में चतुराई का केंद्र क्या होता है, सेरिब्रम होता है। रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को कौन नियंत्रित रखता है, यानी कि ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा को कौन नियंत्रित रखता है, इंसुलिन। अगर इस रक्त में ग्लूकोज की मात्रा अधिक बढ़ जाती है तो व्यक्ति को क्या हो जाता है, मधुमेह रोग हो जाता है। क्या हो जाता है, मधुमेह रोग, या जिसे हम क्या कहते हैं, डायबिटीज़ कहते हैं। तो व्यक्ति क्या हो जाता है, डायबिटीज़ का मरीज हो जाता है। लेकिन जो ये इंसुलिन है, यही जो है इस रक्त में ग्लूकोज को नियंत्रित रखती है, तो व्यक्ति क्या रहता है, फिट रहता है, उसे मधुमेह या फिर डायबिटीज़ नहीं होती है। उच्च रक्तचाप की अवस्था को क्या कहते हैं, यानी कि जब हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है, वैसी अवस्था को हम क्या कहते हैं, तो इसे हाइपरटेंशन कहते हैं। क्या कहते हैं, हाइपरटेंशन। उच्च रक्तचाप की अवस्था, यानी कि हमारा रक्तचाप कितना होना चाहिए, तो 80/120 क्या होना चाहिए, 80/120 होना चाहिए। लेकिन इतना होना चाहिए, लेकिन क्या होता है, 80/120, अगर 120 से मान लो 140 हो गया तो ये क्या है, हाइपरटेंशन है। 130 हो गया, ये भी क्या है, हाइपरटेंशन है। इससे जितना बढ़ेगा वो सब क्या है, हाइपरटेंशन होगा। ठीक है। खसरा रोग का कारक है, खसरा रोग किससे होता है, तो वायरस से। किससे होता है, वायरस से होता है ये खसरा रोग। ब्लड कैंसर को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है, तो ब्लड कैंसर को आमतौर पर हम क्या कहते हैं, ल्यूकेमिया। क्या कहते हैं, ल्यूकेमिया कहते हैं। और जब WBC, वाइट ब्लड सेल, शरीर में 2 चीज़ें होती हैं, एक तो RBC होता है, रेड ब्लड सेल होते हैं, और एक वाइट BC यानी कि WBC, वाइट ब्लड सेल होते हैं। और जब हमारे शरीर में WBC की मात्रा क्या हो जाती है, सामान्य से अधिक हो जाती है, जब वाइट ब्लड सेल्स ज़्यादा बढ़ने लगते हैं तो व्यक्ति को क्या हो जाता है, ब्लड कैंसर हो जाता है, उसे ल्यूकीमिया कहते हैं। शरीर के किस अंग की खराबी से मधुमेह रोग का प्रकोप होता है, ऐसा कौन सा अंग है जो खराब हो जाए तो व्यक्ति डायबिटीज़ हो जाता है उसको, या फिर मधुमेह हो जाता है, तो पैंक्रियाज। क्या है, पैंक्रियाज है। अगर ये पैंक्रियाज खराब हो जाए तो व्यक्ति को क्या हो जाएगा, डायबिटीज़ हो जाएगा। निमोनिया रोग मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है, निमोनिया जो है व्यक्ति के किस अंग को प्रभावित करता है, फेफड़े को। निमोनियम क्या होता है, फेफड़े जो है ना, ये फेफड़े क्या हो जाते हैं, एकदम जाम हो जाता है फेफड़ा। जैसे ये जो निमोनिया, ये बैक्टीरिया है जो ना, बैक्टीरिया से होता है ये, और ये जो बैक्टीरिया होते हैं फेफड़े में एकदम जकड़ जाते हैं, एकदम जकड़ जाएंगे जंजीर की भांति। इसीलिए फेफड़े में क्या होती है, सांस लेने में दिक्कत होने लगती है व्यक्ति को। इसीलिए निमोनिया से यह फेफड़ा क्या होता है, बुरी तरह से प्रभावित हो जाता है, और व्यक्ति को ऐसे में क्या होता है, जब सांस नहीं ले पाएगा तो व्यक्ति अस्थमा का शिकार हो जाता है। शरीर के अंदर लौह की कमी से उत्पन्न होने वाला रोग कौन सा है, तो शरीर के अंदर यदि लौह, आयरन की कमी हो जाएगी तो उसे अनीमिया या फिर रक्तहीनता क्या कहते हैं, अनीमिया कहते हैं, या फिर रक्तहीनता उसी को कहते हैं। हमारे शरीर में लाल रुधिर कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है, यानी कि हमारे शरीर में जो है RBC कहाँ बनते हैं, हमारे शरीर में RBCs कहाँ बनते हैं, तो बोन मैरो में। कहाँ बनते हैं, बोन मैरो, यानी कि अस्थि मज्जा में बनते हैं RBC। जैसे एक प्रयास करते हैं हम बनाने का कि ये क्या होगा, ये जो है एक मान लीजिए ये बोन है, क्या है, हमारी हड्डी है, ये बोन है,
और इसी बोन में यहाँ पर जो है ये जो है हमारे क्या है, यही जो है बोन मैरो है। ये क्या है हमारा बोन मैरो है, यही बोन मैरो है। इसको हम बीएन लिख दे रहे हैं, यानी कि बोन मैरो है यही। ये हड्डी है और हड्डी के अंदर जो है हल्का हल्का रेड कलर में बनता है बोन मैरो, और यहीं पर हमारे आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल्स का निर्माण होता है इसी बोन मैरो में। कुनैन रोग की दवा है। कुनैन जो है किस रोग की दवा है? कुनैन जब व्यक्ति मलेरिया से ग्रसित होता है तो इसी कुनैन क्या है, एक पेड़ है, और इसी कुनैन की छाल का क्या किया जाता है, छाल को दिया जाता है मलेरिया में। तो अगर इस कुनैन की छाल का जो पानी पीते हैं लोग, उन्हें मलेरिया में बहुत ही आराम मिलता है। कौन सा जीव प्लेग रोग फैलाता है? प्लेग किससे फैलता है? तो पास्चुरेला पेस्टिस नामक एक जीवाणु से फैलता है। किससे? पास्चुरेला पेस्टिस एक जीवाणु है, उससे। ये चूहे से, कहाँ किससे फैलता है? चूहे से फैलता है प्लेग रोग। मनुष्य शरीर में प्लाज्मा में मुख्य अंश क्या होता है? यानी कि मनुष्य के शरीर में प्लाज्मा में मुख्यतः क्या होता है? तो प्लाज्मा में क्या होता है? मुख्यतः जल होता है, वाटर होता है। शरीर के सारे ऊतकों को ऑक्सीजन कैसे प्राप्त होती है? जो हमारे शरीर के जितने ऊतक हैं, टिश्यूज हैं, उन टिश्यूज को ऑक्सीजन कहाँ से मिलता है? ब्लड के माध्यम से। किससे मिलता है? तो ब्लड के माध्यम से सारे टिश्यूज को ऑक्सीजन मिलता है। शरीर में ऊतकों का निर्माण कहाँ होता है? तो या सबको पता है क्या कि जो हमारे टिश्यूज बनते हैं वे किससे बनते हैं? प्रोटीन से बनते हैं। तो इसीलिए शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है? प्रोटीन से होता है। विटामिन शब्द किसने प्रतिपादित किया था? सबसे पहले विटामिन शब्द को किसी ने दिया था? किसने दिया था? फंक ने दिया था। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी रोग, यानी कि इसे हम नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं। व्यक्ति को अंधेरा होने के बाद दिखाई नहीं देता। इसके सोर्स कौन होते हैं? इसको दूर करने के लिए गाजर खाइए, पका पपीता खाइए। ये सभी क्या है? विटामिन ए के सोर्स जो भी हैं, गाजर, पपीता, इन सबको खाने से क्या होता है? तो रतौंधी या फिर नाइट ब्लाइंडनेस में बहुत ही आराम मिलता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड। क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड, यानी कि एस्कॉर्बिक अम्ल। और जितने भी खट्टे फल होते हैं, जितने भी क्या होते हैं, खट्टे फल हैं, उनमें क्या पाया जाता है? विटामिन सी पाया जाता है। पित्त का स्राव किस ग्रंथि से होता है? जो पित्त स्राव होता है उस किस ग्रंथि से होता है? तो पित्त का स्राव लीवर से होता है। किससे होता है? कौन? लीवर, यानी कि यकृत। लिवर जो है, यकृत जो है, क्या करती है? पित्त का स्राव करती है। लेकिन ये पित्त स्रावित तो होता है लीवर से, लेकिन स्टोर कहाँ पे होता है? तो स्टोर होता है ये गॉल ब्लैडर में। किस में होता है? गॉल ब्लैडर, जिसे हम पित्ताशय कहते हैं। स्टोर कहाँ पे होता है? तो पित्ताशय, पित्ताशय यानी कि गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है। लेकिन निकलता कहाँ से है? लिवर से। अगर स्टोर पूछे तो कहाँ पे होता है? पित्ताशय यानी कि गॉल ब्लैडर में होता है। कौन सा अंग केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है, पादप कोशिका में नहीं? यह भी बहुत बार ये प्रश्न पूछा गया है कि कौन सा ऐसा सेल है, कौन सा ऐसी कोशिका है जो ह्यूमन जंतु कोशिका में तो पाई जाती है, पादप कोशिका में नहीं पाई जाती है? तो कौन सी? कोशिका झिल्ली। झिल्ली है ये। क्या है? कोशिका झिल्ली है। ये कोशिका झिल्ली कहाँ पाई जाती है? सिर्फ और सिर्फ जंतु कोशिकाओं में पाई जाती है। जितने भी जीव जंतु हैं, जानवर है, पेड़ पौधों, प्लांट को छोड़ करके जितने एनिमल किंगडम वाले हैं वो सब में क्या पाया जाता है? तो कोशिका झिल्ली पाई जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं। कौन सा अंग केवल पादप कोशिका में पाया जाता है, जंतु कोशिका में नहीं? यानी कि इस बार प्रश्न क्या पूछा है कि केवल और केवल किस में पाया जाता हो? प्लांट सेल में। किस में? प्लांट सेल में। एनिमल सेल में नहीं पाया जाता है। तो वह क्या है? तो वो है कोशिका भित्ति, यानी कि इसे हम क्या कहते हैं? सेल वॉल कहते हैं। और ये सेल वॉल या कोशिका भित्ति सिर्फ और सिर्फ पादप कोशिका, किसमें? प्लांट कोशिका में पाई जाती है। केवल और केवल ये कोशिका भित्ति ही प्लांट कोशिका में, यानी कि प्लांट सेल यानी कि पादप कोशिका में पाई जाती है कोशिका भित्ति। और यह डिफ्रेंशिएट करने के लिए बहुत बार दिया हुआ है, बहुत बार कन्फ्यूजन हो जाती है कि एनिमल सेल में क्या पाया जाता है? तो कोशिका झिल्ली पाई जाती है। प्लांट सेल में क्या पाया जाता है? तो
कोशिका भित्ति पाई जाती है। ठीक है, इसमें कंफ्यूज बिल्कुल ना होइएगा क्योंकि यह प्रश्न भी क्या है, पूछ चुका है। कोशिका भित्ति में मुख्य पदार्थ क्या पाया जाता है? जो कोशिका भित्ति होती है, सेल वॉल होता है, उसमें मुख्यतः क्या पाया जाता है? सेल्यूलोज। क्या पाया जाता है? सेल्यूलोज। और ये सेल्यूलोज पाए किस में जाते हैं? तो प्लांट में, प्लांट्स में पाए जाते हैं सेल्यूलोज। और इसी सेल्यूलोज से ही यह सेल वॉल बनता है। सेल्यूलोज से ही क्या बनता है? सेल वॉल बनता है, कोशिका भित्ति बनती है। इसीलिए कोशिका भित्ति या सेल्यूलोज किस में पाया जाता है? प्लांट सेल में पाया जाता है। कोशिका की रचना का मुख्य आधार क्या है? तो क्या है? जीव द्रव्य है। यानी कि क्या है? जीव द्रव्य, जिसे हम क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म कहते हैं। जीव द्रव्य है जो कोशिका की रचना का मुख्य आधार है। प्रोटोप्लाज्म में पाया जाने वाला मुख्य पदार्थ क्या है? तो प्रोटोप्लाज्म में मुख्यतः पाया जाता है क्या? प्रोटीन पाया जाता है प्रोटोप्लाज्म में। अगला प्रश्न देखते हैं। सूक्ष्म जीवों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? जीव विज्ञान, जीवाणु विज्ञान। क्या कहते हैं? जीवाणु विज्ञान कहते हैं सूक्ष्म जीवों के अध्ययन को। क्या कहते हैं? जीवाणु विज्ञान यानी कि माइक्रोबायोलॉजी। क्या कहलाता है ये? माइक्रोबायोलॉजी यानी कि जीवाणु विज्ञान कहलाता है सूक्ष्म जीवों के अध्ययन। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? टोकोफेरॉल। क्या है? टोकोफेरॉल है। विटामिन ई का बेस्ट सोर्स क्या होता है? बादाम होता है, आलमंड्स होता है। इसमें क्या? विटामिन ई आलमंड्स में पाया जाता है। तो विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेरॉल है। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? जो हृदय की धड़कन है उसको नियंत्रित रखने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? खनिज पूछा है तो इसमें पोटेशियम। क्या है? पोटेशियम जो है हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए बेहद आवश्यक होता है। टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो टाइफाइड क्या है? टाइफाइड एक बुखार है और इससे शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? आंतें प्रभावित होती हैं। क्या? तो आंत प्रभावित होता है। इसीलिए जो जिस व्यक्ति को टाइफाइड हुआ रहता है उसे क्या? ज़्यादा से ज़्यादा बेड रेस्ट दिया जाता है ताकि आंतें क्या हो? चोटिल ना हो और व्यक्ति जल्दी से ठीक हो सके। इसीलिए क्या होता है? जो व्यक्ति टाइफाइड से ग्रसित होता है उसकी आंतें ही क्षतिग्रस्त हो जाती हैं, प्रभावित हो जाती हैं। मलेरिया मादा एनाफिलीज से फैलता है। इसकी खोज सबसे पहले किसने की थी? यानी कि मलेरिया, पहली चीज़ मलेरिया फैलता किससे है? तो मच्छर से। किससे? यह जो है मच्छरों से फैलता है मलेरिया। कौन सा मच्छर? तो मादा एनाफिलीज मच्छर। इसका नाम बहुत बार पूछा गया है कि मादा एनाफिलीज नाम की मच्छर जो है काटती है तो इससे क्या होता है? मलेरिया फैलता है। और इस मलेरिया की सबसे पहले खोज किसने किया? रोनाल्ड रॉस ने किया था। किसने? रोनाल्ड रॉस ने किया था। मनुष्य में सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? तो सबसे लंबी कोशिका मनुष्य की देखी जाए तो तंत्रिका कोशिका है। कौन सी है? तंत्रिका कोशिका है। राइबोसोम किस प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो राइबोसोम जो है किस प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? प्रोटीन के संश्लेषण में राइबोसोम महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पौधों द्वारा वायुमंडल में जल छोड़ने की क्रिया क्या कहलाती है? जो प्लांट जो है वायुमंडल में जल छोड़ते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? वाष्पोत्सर्जन। क्या कहलाती है? वाष्पोत्सर्जन कहते हैं जब पौधों द्वारा वायुमंडल में जल छोड़ने की क्रिया कहलाती है वाष्पोत्सर्जन। गाय के दूध का रंग किसकी मौजूदगी के कारण थोड़ा जो है पीला दिखाई देता है? यानी कि गाय का दूध वैसे जनरली कोई देखता है तो क्या दूध कैसा दिखाई देता है? सफ़ेद दिखाई देता है, लेकिन हल्का पीला होता है वो। और किस कारण जो हल्का पीला होता है? तो कैरोटीन होता है। क्या होता है? कैरोटीन होता है। उसी कैरोटीन के कारण गाय का दूध क्या होता है? हल्का पीला दिखाई देता है। अब देखते हैं दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? दूध में प्रोटीन भी पाया जाता है, बिल्कुल सबको पता है, सब दूध पीते हैं। तो कौन सा प्रोटीन? ये केसीन नाम का एक प्रोटीन पाया जाता है। और यही केसीन नाम का प्रोटीन जो है दूध में सफ़ेदी का कारण होता है। किसका? सफ़ेदी का। दूध सफ़ेद किससे दिखाई देता है? तो इस केसीन के कारण सफ़ेद दिखाई देता है, केसीन नामक प्रोटीन के कारण। और जब गाय का दूध पीला क्यों दिखाई देता है? तो केराटिन नामक प्रोटीन के कारण। आगे देखते हैं रुधिर में श्वेत रक्त कणिकाओं की अत्यधिक मात्रा में उपस्थिति को रोग विज्ञान की भाषा में क्या कहते हैं? यानी कि जब WBC व्हाइट ब्लड सेल क्या हो जाए,
आरबीसी की जगह डब्ल्यू वाइट ब्लड सेल्स बढ़ने लगे हमारे शरीर में, तो व्यक्ति को क्या हो जाएगा, उसे ल्यूकीमिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ल्यूकीमिया हो जाएगा। इसे हम क्या कहते हैं, ल्यूकीमिया को हम क्या कहते हैं, कैंसर कहते हैं। स्कर्वी रोग किसकी कमी से होता है, यानी कि स्कर्वी रोग जो होता है किसकी कमी से स्कर्वी रोग होता है, विटामिन सी की कमी से। किससे, तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी नामक रोग होता है। और स्कर्वी रोग में क्या, इसका रासायनिक नाम भी क्या है, एस्कॉर्बिक एसिड। क्या है, एस्कॉर्बिक एसिड है विटामिन सी का रासायनिक नाम। और इससे क्या होता है कि जो हमारे दांतों के मसूड़े होते हैं ना, यहाँ से ब्लड, देखिए जैसे यहाँ पे दिखाया गया चित्र में कि दांत है, यहाँ से मसूड़ों से क्या हो रहे हैं, ब्लड निकल रहा है। और दांत ऐसे ही क्या होते हैं, दांतों में कैविटी छा जाती है और दांत क्या होता है, धीरे धीरे गिरने लगते हैं। इसीलिए स्कर्वी रोग किसकी कमी से होता है, विटामिन सी की कमी से होता है। और जितने भी खट्टे फल होते हैं उसमें क्या पाया जाता है, विटामिन सी पाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। कैल्शियम और फास्फोरस शरीर के किस अंग के लिए लाभकारी हैं। कैल्शियम और फास्फोरस किसके लिए लाभकारी होता है, हड्डियों के लिए। हड्डियां बनी ही किसकी होती हैं, तो कैल्शियम की और फास्फोरस की बनी होती हैं। पौधे हरे क्यों दिखाई देते हैं, पौधे हरे क्यों दिखाई देते हैं, तो जब पौधों में क्या होता है, क्लोरोफिल होता है, इसीलिए पौधे क्या हरे दिखाई देते हैं, क्लोरोफिल के कारण। कौन सा विटामिन बच्चों को रिकेट्स रोग से बचाता है, यानी कि रिकेट्स रोग से बच्चों को कौन सा विटामिन बचाता है, तो रिकेट्स रोग से बच्चों को बचाता है कौन, विटामिन डी। कौन सा बचाता है, विटामिन डी जो है रिकेट्स। रिकेट्स में क्या होता है, इसे हम सूखा रोग भी कहते हैं। रिकेट्स को हम क्या कहते हैं, सूखा रोग कहते हैं। और इसमें क्या हो जाता है, जैसे सामान्यतः हड्डियां बच्चों के हाथ पैर क्या होते हैं, सीधे होते हैं। जब सूखा रोग हो जाता है, रिकेट्स हो जाता है, तो हड्डियां कैसी हो जाती हैं, ऐसे टेढ़ी मेढ़ी हो जाएंगी। ऐसे बच्चों की हड्डियां क्या होती हैं, तो सामान्यतः सीधी होती हैं, लेकिन ऐसे क्या हो जाएंगी, टेढ़ी मेढ़ी हो जाएंगी। जब रिकेट्स हो जाएगा, सूखा रोग हो जाएगा। तो हमारे शरीर में प्रोटीन का पाचन किस अंग में होता है, यानी कि प्रोटीन कहाँ पचता है, तो प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है, बड़ी आंत में, यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन में, बड़ी आंत में जो हमारी होती है। सबसे ज़्यादा भोजन कहाँ पे रहता है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में, यानी कि छोटी आंत में भोजन जो है 4 से 5 घंटा, कितना 4 से 5 घंटा भोजन छोटी आंत में रहता है। और उसके बाद जो है भोजन कहाँ जाता है, बड़ी आंत में जाता है। और वहाँ पर बड़ी आंत में जाने के बाद वहाँ प्रोटीन का पाचन बड़ी आंत में होता है, यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन में होता है। आगे देखते हैं। अमीबा किस किस्म का जीव है, यानी कि अमीबा जो है वह किस किस्म का जीव है, उसमें एक ही सेल पाया जाता है अमीबा में। अमीबा में क्या होता है, एक ही सेल पाया जाता है, एक कोशिकीय जीव होता है ये। पौधों का जनन भाग कौन सा है, तो पौधों का जनन भाग क्या होता है, फूल, यानी कि पुष्प। उसे क्या कहते हैं, पुष्प कहते हैं। कौन से रक्त समूह का व्यक्ति सभी को रक्तदान कर सकता है, यानी कि कौन जो है सबको रक्तदान कर सकता, यूनिवर्सल डोनर उसे हम कहते हैं। क्या कहते हैं, जो सभी को रक्त दे सके उसे यूनिवर्सल डोनर कहते हैं। और ऐसा कौन सा है ब्लड ग्रुप जो यूनिवर्सल डोनर है, तो यूनिवर्सल डोनर ओ को, किसे, ब्लड ग्रुप ओ को हम यूनिवर्सल डोनर। और इसमें भी 2 होते हैं, एक तो प्लस होता है और एक माइनस होता है। तो जो पॉजिटिव और नेगेटिव, ओ नेगेटिव वाले, कौन से, ओ नेगेटिव वाले होते हैं, यूनिवर्सल डोनर कहलाते हैं। कौन से रक्त समूह का व्यक्ति सभी से रक्त ले सकता है, अभी क्या था, यूनिवर्सल डोनर, इनके सभी को रक्त दे सकता था। और यहाँ क्या है, जो सबसे रक्त ले सकता है, तो कौन सा है, ए बी रक्त वर्ग वाला व्यक्ति, जिसका ब्लड ग्रुप क्या हो, ए बी हो, वह सबसे रक्त ले सकता है। ए से भी ले सकता है, ए से भी लेगा, बी से भी लेगा, और क्या, ओ से भी लेगा, और ए बी से भी लेगा। ये 4 ब्लड ग्रुप होते हैं और इन सबसे रक्त ले सकता है कौन, ए बी। फलों और सब्जियों में कौन सा विटामिन नहीं होता है, तो फल और सब्जियों में विटामिन डी नहीं होता है, क्योंकि विटामिन डी क्या होता है, शरीर में स्टोर नहीं होता है। और ये कहाँ से पाया जाता है, तो सूर्य की रोशनी से। सूर्य की रोशनी से हम मुफ्त में विटामिन डी क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं। कोशिका का शक्तिगृह यानी कि पावर हाउस किसे कहा जाता है, कोशिका का पावर हाउस हम किसे कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया। किसे कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को हम कोशिका का पावर हाउस यानी कि शक्तिगृह कहते हैं। सबसे बड़ा अंडा किसका होता है, तो सबसे बड़ा अंडा शुतुरमुर्ग का अंडा होता है, जो सबसे बड़ा अंडा होता है। मनुष्य में कितने गुणसूत्र होते हैं, तो मनुष्य में कितने गुणसूत्र होते हैं, 46। कितने,
46 गुणसूत्र होते हैं मनुष्य में। सामान्यतः किसके गुणसूत्र से बच्चे का लिंग निर्धारण होता है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि ज़्यादातर अभी तक क्या है समझा जाता है कि महिलाओं से ही बच्चे का लिंग निर्धारित होता है, जबकि नहीं, जो है पिता के गुणसूत्रों से बच्चे का लिंग निर्धारण होता है। पुरुष में क्या होता है? एक्स और वाई होते हैं, और महिलाओं में क्या होता है? सिर्फ और सिर्फ एक्स एक्स होता है। इसीलिए जो है क्या होता है कि पिता के ही गुणसूत्रों से किसका निर्धारण होता है? तो लिंग का निर्धारण। अगर एक्स और एक्स मिल जाए, पुरुष का एक्स और महिला का एक्स मिल जाए, तो क्या होगा? फीमेल यानी कि बेटी पैदा होगी। और एक्स और वाई मिलेंगे तो क्या होगा? तो बॉय यानी कि बेबी बॉय होने का ज़्यादा चांस रहता है। सर्वप्रथम जीव की उत्पत्ति कहाँ पर हुई थी? तो सर्वप्रथम जीव की उत्पत्ति जल में हुई थी। पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? एंथोलॉजी, यानी कि सारे लॉजी, एक लॉजी पर सारे जो है 5-10 मिनट का मैं सारे लॉजी को लाऊंगी अलग से वीडियो में। यानी कि पुष्पों का अध्ययन कहलाता है एंथोलॉजी। फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? पोमोलॉजी कहलाता है। जिन पौधों पर बीज बनते हैं किंतु पुष्प नहीं लगते, यानी कि जो प्लांट्स ऐसे हैं जिन पे बीज तो बनेंगे लेकिन फ्लावर्स नहीं आएंगे, फूल नहीं लगेंगे, उसे हम क्या कहते हैं? अनावृत बीजी, यानी कि एंजियोस्पर्म। कैसे प्लांट है वो? एंजियोस्पर्म प्लांट है, यानी कि अनावृत बीजी पौधे हैं। चेचक के लिए टीके का विकास किया था। किसने किया था? एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके का विकास किया था। रेशम पालन क्या कहलाता है? सेरीकल्चर। क्या कहलाता है? सेरीकल्चर कहलाता है रेशम पालन। मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? यानी कि मास्टर ग्लैंड किसे कहते हैं? पीयूष ग्रंथि। कौन सी है? पीयूष, जो मस्तिष्क में होता है, सबसे छोटी ग्रंथि होती है ये पीयूष ग्रंथि, और जो कहाँ होती है? मस्तिष्क में होती है। और यह कैसी ग्रंथि है? तो मास्टर ग्लैंड है। बच्चों में कैलोरी कुपोषण से कौन सा रोग होता है? तो भाई कैलोरी कुपोषण से क्या हो जाएगा? मरासमस रोग होता है। क्या होता है? मरासमस रोग होता है। ये फिगर यहाँ पे नहीं होना चाहिए था। क्या हो जाता है? मरासमस रोग हो जाता है बच्चों में। ठीक है, तो ये थे आज के हमारे क्या बेहतरीन प्रश्न, ये अंतिम प्रश्न था। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, और सारे प्रश्नों को हल्के में ना लीजिएगा। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आपकी परीक्षाओं में ज़रूर मिलेंगे, तो इनको बहुत अच्छे से देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। आई होप वीडियो पसंद आया होगा आप लोगों को। पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।